नमस्कार मित्रों, मैं सामर्थ सिंह आपके समक्ष इतिहास विषय को लेकर। अभी तक विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण भारत के अन्य साम्राज्य को हम ख़त्म कर चुके हैं। आज मुग़ल साम्राज्य शुरू होगा, तो आज हम मुग़ल काल के बारे में पढ़ेंगे और ये PCS मेंस के लिए भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसलिए मैंने विस्तृत रूप से लिखा है। इसकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ते हैं मुग़ल काल। तो दिल्ली सल्तनत समाप्त होने के बाद जहाँ दक्षिण भारत में अलग अलग विभिन्न साम्राज्य चल रहे थे, तो वहीं दिल्ली सत्ता अब शून्य थी, क्योंकि वहाँ कोई साम्राज्य नहीं रह रहा था, कोई शासक नहीं था। विभिन्न राज्य जैसे उड़ीसा, कश्मीर, जौनपुर, गुजरात, मालवा अपनी अलग अलग सत्ता चला रहे थे। साथ में भारत के पश्चिमी छोर पर यूरोपियों का आगमन भी प्रारंभ हो गया था। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यूरोपियन शक्ति पहले ही भारत में 1500 से लगभग आना शुरू हो चुकी थी। मुगलों के स्थायी शासन, जो कि वास्तविकता में सन 1562 में पेटिकोट सरकार के अंत के साथ अकबर के समय से होता है। बाबर और जो हुमायूं थे, वो स्थायित्व के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए मारे जाते हैं। भारत में मुगलों का आगमन जो होता है, वो कोई क्रमबद्ध योजना ना होकर एक आकस्मिक घटना है। इस आकस्मिक घटना को हम इस तरह से जानेंगे कि जहाँ यूरोपियन शक्तियाँ एक योजना के अंतर्गत भारत में पांव पसारती हैं, तो वहीं मुगलों ने जो भारत में प्रवेश किया है, वो अपनी सुरक्षा एवं धन हेतु किया था। समय के साथ सुरक्षा एवं भारत की जलवायु की दृष्टि अनुकूल पाकर वे भारत में ही बसे रहे, परंतु जो पुर्तगाली, अंग्रेज़, डच, फ्रांसीसी थे, ये समय के साथ भारत को छोड़कर चले गए थे। समय के साथ औरंगजेब की दक्षिण एवं धर्मांध नीति के फलस्वरूप और सिख, मराठा जैसी लड़ाकू जातियों के पैदा होने के कारण 1707 तक मुगल शासन समाप्त हो गया था। कालांतर में मुगल प्रतिष्ठा पूर्णतः धूमिल हो गई कि अंतिम मुगल बादशाह जफर को भारत की भूमि भी नसीब न हुई। इस सब घटनाक्रम एवं कालांतर में मुगलों के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति से अवगत होने के लिए मुगलों के उस गौरवपूर्ण इतिहास को जानना आवश्यक है, जिसे विश्व इतिहास में भारत का अंधकार युग कहा जाता है। जो मध्यकालीन युग है मुगल काल का और उससे पहले का, इसे विश्व में अंधकार युग कहा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, और आज जो हम पढ़ेंगे वो है पहले बाबर। जो बाबर का जन्म होता है वो होता है 14 फरवरी 1483 को फरगना में। वह तुर्क व मंगोलों की सकर संतान थी। क्यों थी सकर संतान? मतलब उसकी जो माँ थी, उसका नाम था कुतलुग निगार खां और पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। दोनों ही याद कर लेना, पूछ लेता है कि उसकी माँ का नाम क्या था और पिता का नाम। तो माँ का नाम कुतलुग निगार खां और पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। माँ की ओर से 14वां तथा पिता की ओर से 5वां वंशज था वो। समझ रहे हो? मतलब मंगोलों का वो 14वां था और तुर्कों का 5वां वंशज। मंगोल जो थे वो पहले बौद्ध थे। बाबर की मातृभाषा चुगताई थी, पर वो फारसी भाषा में भी प्रवीण हो गया था। बाबर का पूरा नाम जाहिर उद्दीन मोहम्मद था। बाबर के चचेरे भाई के अनुसार चुगताई लोग असभ्य तथा असंस्कृत थे, अतः उन्होंने इसे बाबर कहना शुरू कर दिया था। 1494 में इसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात बाबर को फरगना का शासन मिला था। ठीक है ना? 1494 में इसे फरगना का शासन मिला और उस समय इसकी आयु 11 साल बताई जाती है। ठीक है ना? क्या बताई जाती है? 11 साल। जल्दी ही जवान हो जाते हैं ये लोग, तो इसकी उम्र क्या थी? 11 साल। इस स्थिति का फ़ायदा उसके चाचाओं ने उठाया था। अब ये कोई किसी को ये 11 साल का बता देते हैं, किसी को 12 साल का, किसी को 7 साल का ही गद्दी पे बैठा देते हैं। वास्तविकता में सॉरी, जो इतिहास है वो वामपंथी और मुस्लिम इतिहासकारों से ही लिया गया है, और इसी कारण जिस भी राजा का जो लेखक होता है वो उसी की प्रशंसा करता है। और
यही कारण रहते हैं कि किसी को जो हमें सही इतिहास है वो पता नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है विभिन्न साक्ष्यों और इतिहास की पुस्तकों को पढ़कर कि आपके समक्ष भारतवर्ष का सही इतिहास प्रस्तुत करूं। अब आगे आते हैं। सबसे प्रमुख चुनौती उसके चाचा मिर्जा अहमद की ओर से थी। उसने 1496 में समरकंद पर आक्रमण कर समरकंद जीत लिया। ठीक है ना, मतलब किसने जीता था? ये जीता था बाबर ने। जो चुनौती थी चाचा मिर्जा अहमद की ओर से थी, तो उसने भैया उसे हरा दिया और 1496 में समरकंद जीत लिया। किसने? बाबर ने। पर इतने में क्या होता है भैया, इधर से तो ये समरकंद जीत लेता है, पर फरगना में एक सैनिक ने क्या कर लिया? फरगना पर अधिकार कर लिया। अब फरगना चल दिया ये बाबर। अब फरगना जाते वक्त क्या होता है, इसके जो सैनिक होते हैं इसे समरकंद में ही छोड़ देते हैं। इस प्रकार उसके हाथ से फरगना भी चला गया और समरकंद भी। ठीक है, दोनों ही इसके हाथ से चले जाते हैं। तो फिर खाली हो जाता है और दर दर की फिर ठोकरे खाता है। अब 1496 के बाद क्या होता है, 1501 में उसने समरकंद पुनः प्राप्त कर लिया। पर जल्दी अब क्या होता है, उज्बेक खान मोहम्मद शहबानी ने उसे पराजित कर दिया। इस प्रकार समरकंद उसके हाथों से हमेशा के लिए चला गया। मतलब समरकंद अब उसके हाथ कभी आया नहीं। और फरगना तो इसके हाथ में था ही नहीं। फरगना से भागने के बाद 3 साल तक उसने सेना बनाने पर ध्यान दिया। दोनों ही चीज़ चली जाती हैं। 1504 में उसने काबुल पर अधिकार कर लिया, परंतु यह नियंत्रण भी क्षणिक सिद्ध हुआ। 1510 में अब क्या होता है, ये भागता हुआ फारस पहुंचता है और वहाँ शाह इस्माइल प्रथम ने मर के युद्ध में मोहम्मद शहबानी को हरा दिया। मोहम्मद शहबानी कौन है? जो मैंने पीछे बताया है कि मोहम्मद शहबानी ने समरकंद पर अधिकार कर लिया था। शाह इस्माइल और बाबर ने मध्य एशिया पर आधिपत्य के लिए आपस में समझौता कर लिया और बाबर ने इस समझौते के तहत अपना जो धर्म था सुन्नी वो त्याग दिया और शिया धर्म अपना लिया। बाबर ने शिया धर्म शाह इस्माइल से ऐशो आराम व सैनिक सहायता के बदले स्वीकारा था। शाह इस्माइल सफीवी वंश तथा 7वें शिया इमाम मूसा अल काजिम का वंशज था। शाह इस्माइल के समय फारस शियाओं का गढ़ बन गया। फारस जो इस समय ईरान कहलाता है वही फारस था। आरंभिक 3 सुन्नी खलीफाओं अबू बकर, उमर और उस्मान को गाली देने की परंपरा सफीवी वंश वालों ने ही चलाई थी। ये जो शिया हैं, ये सुन्नियों के ये जो 3 खलीफा हैं ना गाली देते हैं। ठीक है, अक्टूबर 1511 में उसने अंतिम बार समरकंद पर चढ़ाई की, पर 8 महीनों बाद ही उज्बेकों ने समरकंद से इसे भगा दिया। ठीक है, अब समरकंद से भी भाग गया है, फरगना भी हाथ से चला गया। अब पलटेगा इसका भाग गए। भाई दिल्ली तो आपको बता ही दिया कि दिल्ली शून्य चल रही थी, वहाँ पर तो कोई विशेष शासन नहीं था। वहाँ पे सभी जो राजा थे दिल्ली प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ रहे थे कि दिल्ली पर किसी का राज हो जाए। दिल्ली को सेंटर माना जाता है, ठीक है ना, और जो सेंटर है वो समय समय पर बदलते रहते हैं। पहले कन्नौज, मगध, पहले सबसे पहले जो प्राचीन काल में उसमें मगध था, मगध से फिर कन्नौज आया, ठीक है, बिहार, बिहार से कन्नौज, कन्नौज उत्तर प्रदेश, और फिर दिल्ली, दिल्ली पहुंच गई। ठीक है, दिल्ली के बाद भी आगे आने वाले समय में आप इसे राजस्थान क्षेत्र में देखेंगे, राजस्थान क्षेत्र में पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो दिल्ली में तो शून्य था भैया। तो दिल्ली में क्या हुआ, राजनीतिक ऐसी स्थिरता बनी हुई थी। इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी दिल्ली की सत्ता प्राप्त करना चाहता था। पंजाब में दौलत खां लोदी अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। समझो, अलग अलग अपना सत्ता स्थापित करने का सारा चक्कर था कि भाई सभी के सभी सत्ता स्वीकार करना चाहते थे। भारत से किसी को प्रेम नहीं था। ठीक है, वहीं दूसरी ओर देखें तो राजपुताने में राणा सांगा एक सनातनी सत्ता संपूर्ण भारत में स्थापित करना चाहता था। ये मतलब सनातनी हिंदू सत्ता स्थापित करना चाहता था। काफ़ी वीरता और काफ़ी राज्यों को इसने जीतकर अपने अधीन भी कर लिया था। अब यह जो स्थिति है इसकी सूचना बाबर को दे दी। ठीक है ना, बाबर को मिली। उसने भारत पर आने की इच्छा इब्राहिम लोदी को बता दी। इब्राहिम लोदी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया, जो कि पानीपत के युद्ध से जाना जाता है। अच्छा, पानीपत जाने से पहले इसने जो पंजाब का था दौलत खां लोदी, उससे भी बातें की थी। दौलत खां लोदी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक है ना, तो उसने उससे पहले 1519 में पंजाब में बाजौर और भैरा के दुर्ग पर आक्रमण किया था।
ठीक है ना। सबसे पहला आक्रमण कौन सा है इसका, बाजौर और बहरा का, कब, 1519 में, और यह भी क्षणिक नियंत्रण ही रहा। फिर 1519 में उसने दूसरा आक्रमण यूसुफ जई जनजाति पर किया, ठीक है ना, ये भी भैया बेकार ही रहा। 1520 में पुनः बाजौर और भेरा पर आक्रमण किया, ठीक है, ये भी भैया ऐसे ही रहे। फिर 1524 में फिर आक्रमण करता है, इसमें बाबर ने पंजाब को जीत लिया, ठीक है ना। अब दौलत खान ने इसमें पंजाब तो जीत लिया, दौलत खान लोधी ने सहायता के बदले पंजाब मांग लिया कि मैं दिल्ली पर तेरा शासन स्थापित करवाने के बदले मुझे पंजाब चाहिए। अब बाबर ने उसे जालंधर व पंजाब देने की घोषणा कर दी, परंतु वो इससे संतुष्ट ना हुआ और दौलत खान ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, क्योंकि भैया दौलत खां को भी दिल्ली चाहिए थी, तो उसने विद्रोह कर दिया। पर भैया अब क्या होता है कि दौलत खां लोधी का ही पुत्र बाबर से जा मिला, जब अपना ही जाके दूसरे से मिल जाए फिर तो हार होनी ही होनी है। तो जा मिला और भैया दौलत खां लोधी हार गया। जब हार गया तो फिर वो चला अब कहाँ, इब्राहिम लोधी से लड़ने। इब्राहिम लोधी से जो उसका जो अभियान था वो था 5वां, तो उसका 5वां अभियान किसके विरुद्ध था, इब्राहिम लोधी के। 21 अप्रैल 1526, इसे याद रखना, 21 अप्रैल 1526, यह है पानीपत का प्रथम युद्ध। युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार हुई। फिर होता है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध होता है फरवरी 1527 में। यह युद्ध राणा सांगा व बाबर के बीच हुआ। इस युद्ध के बहुत से कारण हैं, ठीक है ना, आप उसे पढ़ लेना। और इस युद्ध में क्या होता है कि जो राणा सांगा है वो जीत जाता है, ठीक है ना। ये काफ़ी मैंने लिख रखा है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर जो मेंस वाले हैं वो पढ़ लेना, जो पीसीएस मेंस लिखें और डिटेल के लिए तो आप पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है ना। और राणा सांगा के बारे में ये भी याद रखने की कि इब्राहिम लोधी को 1570 में खातौली का युद्ध और 1518 में बाड़ी के युद्ध में हराया। तो खातौली का युद्ध पूछ लेता है कब हुआ था, 1517 में किस किस के बीच, राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच, और 1518 में बाड़ी का युद्ध हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में सिर्फ 2 ही राजा शक्तिशाली बताए हैं, पहला है विजयनगर का कृष्णदेव राय और दूसरा राणा सांगा। फिर होता है भाई खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ 16 मार्च 1527 को। बयाने के युद्ध जब वो हार गए हुमायूं तो दोनों में समझौता हुआ था, समझौते कुछ उसमें दिक्कतें आने लगी तो इसके कारण खानवा का युद्ध हुआ, ठीक है। खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को। इसे आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लेना, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। फिर भी मैं थोड़ा जल्दी से पढ़ लेता हूँ। बयाना का युद्ध हारने के बाद दोनों में समझौता हुआ था। समझौते के अनुसार कालपी, भोजपुर, बयाना राणा सांगा को दिए जाने थे, जो कि नहीं दिए गए। हालांकि इसका दूसरा कारण भी हो सकता है, राणा सांगा तुर्क अफगान भग्नावशेषों पर हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहता था। उसने सोचा कि बाबर भाग जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इस कारण खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में हुआ। अच्छा, इस युद्ध में एक बात और है कि बाबर के जब सैनिक हारने लगे तो उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए बाबर ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया और कसम खाई कि वो शराब नहीं पिएगा। सैनिकों से लिए जाने वाले तमगा कर को समाप्त कर दिया। सैनिकों को प्रेरित करने के लिए इस युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया था। तो ये भी पूछ लेता है कि बाबर ने जिहाद का नारा कौन से युद्ध में दिया था, खानवा के युद्ध में। और जब राणा सांगा की हार हो गई तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अच्छा, राणा सांगा की हार का एक मुख्य कारण महमूद लोधी और सिलहदी का धोखा देना भी रहा है। ये अब सेना को लेकर बाबर के साथ जा मिले थे, परंतु इसका कितना परिणाम रहा वो इतिहासकारों ने अलग अलग अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। अब हम देखते हैं कि बाबर की विजय के मुख्य कारण क्या रहे हैं। तो मुख्य विजय के कारण ये रहे तुलगमा पद्धति। ये पूछ लेता है तुलगमा पद्धति क्या है। तुलगमा पद्धति होती है शत्रु सेना को 2 तरफ से घेर कर आक्रमण करना। नंबर 2 है बारूद का प्रयोग। बाबर ने बारूद का प्रयोग ईरानियों से सीखा था, पर भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग मोहम्मद शाह ने किया था, ठीक है ना। तीसरी है तेज अश्वारोही पद्धति। ये इनको एक और थी कि ये इनके पास तेज अश्वारोही पद्धति थी। चौथी है शत्रु सेना को प्रलोभन देना, जैसा कि सिलहदी और महमूद लोधी आ गए थे राणा सांगा की सेना को छोड़कर। सेना का नेतृत्व पीछे से करना, ये सेना का नेतृत्व हमेशा पीछे से करते थे। राजपूतों की पुरानी युद्ध पद्धति थी।
वो अपनी पुरानी ही नीतियों पर चलते थे। राजपूत सेना का एक मुख्य प्रतिनिधि न होना, जो राजपूत सेना का था एक वो मुख्य प्रतिनिधि नहीं होता था। और 8वां कारण था द्वितीय सेना नायक ना रखना, जो राजपूत थे अपना द्वितीय सेना नायक नहीं रखते थे। ठीक है। सैनिकों की आस्था स्वयं के राजा में ही होना। बाबर ने स्वयं कहा है कि भारतीय राजा सिर्फ मरना मारना जानते हैं, यह युद्ध करना नहीं जानते। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। फिर आता है चंदेरी का युद्ध। ये हुआ था 1528 में। मैदिन राय को पराजित किया, उसकी बेटियों का ब्याह कामराना और हुमायूं के साथ कर दिया, और सैनिकों के सिरों की, जो राजपूत सैनिक थे उनकी मीनार बनवा दी, और किसी भी वहाँ पर वृद्ध पुरुष अथवा बच्चे को नहीं छोड़ा गया। युद्ध के पश्चात बाबर ने घोषणा की थी कि मैंने कुफ्र के गढ़ को इस्लाम में बदल दिया। घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। अफगान सरदार नसरत खां को पराजित किया। बाबर ने चारबाग या आरामबाग की नींव रखी। जब यह दिसंबर 1530 में मरा तो इसे यहीं दफन कर दिया गया था। बाद में इसकी बीबी इसे काबुल में ले गई और वहीं दफनाया था। तो बाबर एक ऐसा शासक है जिसका जो कब्र है वो कहाँ पे है? भारत से बाहर अर्थात काबुल में है। बाबर की जो आत्मकथा है वो है तुजुके बाबरी। कौन सी भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम तुजुके बाबरी है और ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसका फारसी में अनुवाद पायनता खान ने किया था और अब्दुल रहीम खान ने। अंग्रेजी में इसे A.S. बेवरेज ने लिखा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत की जनता को नंगा निर्धन बताया है। उनके घर सीलन एवं कालोच मशालों के कारण से भरे हुए बताया है। भारत की ऋतुओं को यहाँ का अभिशाप बताया है। तो ऐसा हो सकता है कि जिस माहौल से बाबर आया, जैसा कि आज भी स्पष्ट है कि वहाँ रेत के अलावा कुछ भी नहीं है, स्वयं उसके भाई ने वहाँ की जनता को असभ्य बताया है तथा उनका पहनावा, क्योंकि पर्दा प्रथा व रेत से बचने के लिए सारा शरीर ढकना पड़ता था, तो ऐसे में अपने देश को ऊंचा दिखाने के लिए उसने ऐसा लिखा हो। यदि ऐसा था भी तो लूट के लिए अन्य आक्रांता भारत क्यों आते रहते, तथा यह स्वयं भागता भागता भारत ही क्यों आया? ये सोचने के प्रश्न है और बहुत सी बातें हैं। तो आज बाबर समाप्त हुआ, कल आपको हुमायूं का चैप्टर डाल दिया जाएगा। अच्छा, बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हें भी देख लेते हैं कि बाबर ने मुबाइन शैली का विकास किया। इंपॉर्टेंट है मुबाइन। बाबर को हातिम सेकंड तथा कलंदर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। संभलपुर की जामा मस्जिद और पानीपत की काबुली मस्जिद का निर्माण कराया। फरिश्ता के अनुसार बाबर गेंद अथवा शतरंज के बादशाह की भांति मारा फिरा था, जैसे कि समुद्र किनारे कंकड़ पत्थर ठोकर खाते फिरते हैं। लैनपुर के अनुसार बाबर एक बहादुर सिपाही तो था, लेकिन साम्राज्य निर्माता नहीं। बाबर के प्रचलित सिक्के कौन कौन से थे? नंबर 1 शाहरुख, ये चांदी का था, काबुल में चलता था। नंबर 2 बाबरी, इसने भारत में कोई सिक्का नहीं चलाया, जो कांधार में चलता था। बाबर ने नूर अफगान का निर्माण आगरा में कराया। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या मंदिर, राम मंदिर, जिसकी नींव 5 अगस्त 2000 में मोदी जी ने रखी थी, उसे तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? बाबर के सेनापति मीर बाकी ने। भीजाद इसका समकालीन चित्रकार था। ये इंपॉर्टेंट है कि भीजाद किसके समय का चित्रकार है? तो ये है बाबर। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा इसके तोपची थे। लाहौर के गवर्नर दौलत खां लोधी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को न्योता भेजा था। सर्वप्रथम पानीपत युद्ध में तोलगमा पद्धति का प्रयोग किया गया था। बाबर ने काबुल पर विजय 1507 में प्राप्त की थी और उसके बाद पातशाह उपाधि धारण की। तो पातशाह उपाधि किसकी है? बाबर की है। 1507 में कब धारण की? काबुल विजय के बाद। पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है। पातशाहनामा किसने लिखी है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। पानीपत के युद्ध के उपरांत उसे कलंदर उपाधि मिली थी। कलंदर उपाधि ठीक है ना, इसलिए मिली थी क्योंकि उसने पानीपत के युद्ध के बाद जितने भी अपने काबुल के जो मतलब जनता थी उनको एक एक चांदी का सिक्का भेंट किया था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को जलवा थल दोनों पर लड़ा गया था। ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न है कि जलवा थल पर लड़ा जाने वाला युद्ध कौन सा था? घाघरा का, 6 मई 1529। मुगलों की राजभाषा फारसी थी। बाबर को उपवनों का राजकुमार तथा मालियों का मुकुट कहा गया है। मुबायन मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह है। गुलबदन के अनुसार बाबर की मृत्यु विष से हुई थी। रिसले-उसज बाबर ने लिखी है। बाबर का मकबरा काबुल में है। बाबर व जहांगीर 2 ऐसे सम्राट हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है।
बाबर समाप्त। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।